तो देखो इसमें जो पहला स्पोर्ट था ना, पहला था कि कोई भी टेस्ट दिया होगा तो उसका प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है एंड वो कौन सी कंडीशंस में करता है, मतलब उसकी इंडिकेशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो वो तो प्रैक्टिकल फाइल से ही होगा। एंड जो दूसरा था उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट रखा होगा एंड उसमें पूछा था कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और वो इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है। तो इसलिए वो दोनों मैंने इसमें ऐड नहीं किए क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट भी नहीं पता और हमें टेस्ट भी नहीं पता। तो ये है स्पोर्ट 3 से करेंगे कि ये जीटीटी कर्व है। तो जो जीटीटी कर्व है वो 4 तरह का होता है। तो जीटीटी कर्व में होता क्या है, प्लाज्मा ग्लूकोज और टाइम का कर्व होता है। मतलब हमने किसी को एक ग्लूकोज का सैंपल दिया है एंड फिर हम प्लाज्मा ग्लूकोज का मेज़र कर रहे हैं 2 घंटे तक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जीटीटी कर्व क्या होता है, जो फास्टिंग शुगर है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल फास्टिंग शुगर कितनी होती है, 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड जो नॉर्मल जीटीटी कर्व होगा उसका पीक टाइम आएगा 1 घंटे के बाद। एंड नॉर्मल जीटीटी कर्व की पीक होगी 160 to 180 के नीचे, मतलब 180 से कम। एंड जो फास्टिंग टाइम है वो 2 घंटे बाद नॉर्मल दोबारा आ जाएगा। और डायबिटीज़ के कर्व में क्या होगा, फास्टिंग शुगर विल बी ग्रेटर देन 110, पीक टाइम आएगा 1 to 1.5 आवर्स के बाद एंड पीक 180 से ज़्यादा होगी। मैं कर रही हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैं भेज दूँगी। जो पीक है वो 180 से ज़्यादा होगी एंड जो फास्टिंग है, फास्टिंग टाइम कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद है लैग कर्व। तो ना मतलब क्या होता है, फास्टिंग टाइम सिर्फ डायबिटीज़ के जीटीटी कर्व में ही नॉर्मल पे नहीं आता, बाकी सब में 2.5 घंटे के बाद हमें नॉर्मल दिखेगा। फिर आता है लैग कर्व। लैग कर्व क्या होता है, लैग कर्व में फास्टिंग इज़ नॉर्मल, पीक टाइम बहुत जल्दी अटेन हो जाता है, आधे से 1 घंटे में, एंड पीक इज़ ग्रेटर देन 180 एंड जो फास्टिंग टाइम है वो 2 घंटे में नॉर्मल आ जाता है। तो ये लैग कर्व कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, प्रेगनेंसी में और अर्ली डायबिटीज़ में। लास्ट कंडीशन होती है हमारी रीनल ग्लाइकोज्यूरिया। रीनल ग्लाइकोज्यूरिया में बिल्कुल वो नॉर्मल होता है, जो जैसा नॉर्मल कर्व है, लेकिन उसमें बिलो थ्रेशोल्ड ही ग्लूकोज यूरिन में दिख जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो डायबिटीज़ है, अगर हमें जीटीटी कर्व मिला डायबिटीज़ का, क्या रिपीट करूं, रीनल ग्लाइकोज्यूरिया, अच्छा शुरू से, ठीक है। तो देखो जीटीटी कर्व क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब हम पेशेंट को ग्लूकोज का एक सैंपल देते हैं एंड फिर उसकी ग्लूकोज को हर इंटरवल पर कैलकुलेट करते हैं। तो वाई एक्सिस में क्या है, प्लाज्मा ग्लूकोज इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड एक्स एक्सिस में क्या है, आर्स। तो नॉर्मल जीटीटी कर्व में क्या होगा, फास्टिंग शुगर विल बी नॉर्मल, पीक टाइम अटेन हो जाएगा 1 आवर में एंड जो पीक है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगी। एंड जो फास्टिंग मतलब कौन से टाइम पर जो दोबारा वो नॉर्मल फास्टिंग लेवल पर आ जाएगी, 2 to 2.5 आवर्स में वो वापस 80 to 100 में आ जाएगी। डायबिटीज़ में क्या होता है, फास्टिंग लेवल विल बी ग्रेटर देन 110, पीक टाइम अटेन हो जाएगी 1 से 1.5 आवर्स में, पीक होगी ग्रेटर देन 180 एंड फास्टिंग कभी भी नॉर्मल आएगी ही नहीं। लैग कर्व होता है, लैग कर्व में क्या होता है, फास्टिंग शुगर इज़ नॉर्मल, पीक टाइम इज़ अटेन्ड आफ्टर हाफ टू 1 आवर और पीक हमेशा 180 से ज़्यादा होगी एंड वो नॉर्मल आ जाएगी 2.5 आवर्स में। जो लैग कर्व है वो कौन सी कंडीशंस में होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, प्रेगनेंसी में और अर्ली डायबिटीज़ में। फिर आता है हमारा रीनल ग्लाइकोज्यूरिया, वो बिल्कुल नॉर्मल जीटीटी कर्व में होता है, लेकिन ग्लूकोज यूरिन में आ जाता है बिलो थ्रेशोल्ड। उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हमें जीटीटी कर्व तो मिला डायबिटीज़ का, लेकिन उसके यूरिन में यूरिन में ग्लूकोज नहीं मिला। उसमें क्या होता है कि जो जिन्हें क्रोनिक डायबिटीज़ होती है उनका थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए उनके यूरिन में शुगर नहीं मिलती। तो अब ये जो कर्व है इसका फास्टिंग क्या है, नॉर्मल 80 है, नॉर्मल है, और इसका पीक क्या है, 180 से ज़्यादा है, और कितने टाइम में अटेन हुआ, 1 आवर से कम में हो रहा है, या मतलब 1 आवर में ही हो रहा है। तो ये कौन सा होगा, हमारा लैग कर्व होगा। तो क्या इंटरप्रेट द अबव कर्व, इट इज़ अ लैग कर्व। हम जीटीटी परफॉर्म
किन लोगों में करते हैं? सो व्हाट आर द इंडिकेशंस प्रेगनेंसी में, if there is any family history of diabetes mellitus, and if there are symptoms of diabetes mellitus but the postprandial glucose level are normal. एंड कितने घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है जीटीटी टेस्ट के लिए? इट इज़ 10 to 16 hours. फिर हमारे दो कर्व आते हैं एंजाइम इनहिबिशन के, तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है. एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है? एक तो इरिवर्सिबल होती है और रिवर्सिबल होती है. ठीक है, जो हमें पढ़नी है जिनके दो कर्व आते हैं वो आते हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव में के एम इंक्रीज हो जाता है और वी मैक्स सेम रहता है. तो कॉम्पिटिटिव का अगर ये नॉर्मल है तो कॉम्पिटिटिव का कर्व कुछ ऐसा आएगा. लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? के एम सेम रहता है लेकिन वी मैक्स डिक्रीज हो जाता है. तो नॉन कॉम्पिटिटिव का कर्व कुछ ऐसा आएगा, मतलब के एम इज सेम और ये है हमारा वी मैक्स. तो ये जो कर्व है इसमें के एम सेम है लेकिन वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये क्या है हमारा? ओके, वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, ये इनहिबिशन, ये उल्टा आएगा, उल्टा हो गया. तो क्या विद इनहिबिटर, तो ये कौन सी इनहिबिशन होगी? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. सो व्हाट इज केएम? केएम इज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू अटेन हाफ ऑफ वी मैक्स. एंड एग्जाम्पल क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का? जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रिप्सिन उन्हें कोई डैमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता. उसके बाद है हमारा, हाँ, कि अ 12-year-old गर्ल प्रेजेंटेड विद ग्रोसली एनलार्ज्ड एब्डोमेन. एक मिनट रुको. हाँ, तो देखो उसने कहा ग्रोसली एनलार्ज एब्डोमेन मतलब किसी चीज़ की अकुमुलेशन है या फिर कुछ स्टोर हो रहा है. ठीक है. शी गेव हिस्ट्री ऑफ वीकनेस मतलब एनर्जी, एटीपी नहीं बन रही, स्वेटिंग, पेलर दैट वाज एलिमिनेटेड बाय ईटिंग. ईटिंग का मतलब क्या दे रहे हैं हम? ग्लूकोज, मतलब बॉडी में ग्लूकोज की कमी है क्योंकि ग्लूकोज खाने से वो ठीक हो रही है. डेवलपमेंट वाज स्लो विद डिलेड माइलस्टोन्स. शी वाज अंडर वेट विद हिपैटोमेगाली. सो देखो पहले हमें पता चला कि कुछ अकुमुलेट हो रहा है, ईटिंग से एलिमिनेट हो रहा है मतलब ग्लूकोज की कमी है, और वीकनेस है, एटीपी नहीं बन रही मतलब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही, और हिपैटोमेगाली है मतलब जो चीज़ अकुमुलेट हो रही है वो लिवर में अकुमुलेट हो रही है. उसके बाद क्या है? ब्लड ग्लूकोज कम है, कीटोन बॉडी ज़्यादा है. कीटोन बॉडी ज़्यादा है का मतलब है कि पायरुवेट तो है लेकिन पायरुवेट से ग्लूकोज नहीं बन रहा, कीटोन बॉडीज बन रही है. सिमिलरली फ्री फैटी एसिड बढ़ रहा है और लैक्टेट बढ़ रहा है. अब ग्लाइकोजन बढ़ रहा है मतलब क्या चीज़ अकुमुलेट हो रही है? ग्लाइकोजन. सो कौन सा डिसीज़ होगा ये? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़. तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ में भी कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी. तो ये होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ 1 विच इज़ वोन गियोके डिसीज़. तो हिपैटोमेगाली का बायोकेमिकल बेसिस क्या होता है कि ये जो एंजाइम है ये सिर्फ लीवर में ही मिलता है. तो अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो ग्लाइकोजन की अकुमुलेशन किस में हो जाएगी? लीवर में. सो इसलिए हिपैटोमेगाली होता है. तो क्योंकि अब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है. तो अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी तो पायरुवेट ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, तो पायरुवेट क्या बनाएगा? लैक्टेट. ठीक है. उसके बाद है हमारा, और देखो पहले तो क्वेश्चन में है कि जॉन्डिस, तो मतलब मैं जॉन्डिस बताना किस तरह का है. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 35-year-old फीमेल विद द हिस्ट्री ऑफ गोल स्टोन्स. तो गोल स्टोन्स का सीधा मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा. ये हम कंफर्म. सभी को ब्रेक हो रही है क्या? नेट चेंज करते रुको. नहीं, ठीक आ रही है. और कंचन तुम देखो फिर मैं बताती हूँ. देखो गोल स्टोन जो लिखा होगा मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को हम कैसे वो करेंगे कंफर्म? ये बाकी तो देखो येलो डिस्कलरेशन और इचिंग ऑफ स्किन तो जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं. अब ऑब्स्ट्रक्टिव है, हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि जो टोटल बिलीरुबिन उन्होंने कहा कि 20 mg% है, होना कितना चाहिए? 1.2. और डायरेक्ट बिलीरुबिन है 18 mg% और होना चाहिए 0.3. एंड इनडायरेक्ट हीमोग्लोबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होना चाहिए 0.2 to 0.8. मतलब अगर टोटल 20 है, डायरेक्ट 18 है, तो इनडायरेक्ट 2 होगा. मतलब कंपैरेटिवली डायरेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है. और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटेड. तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किस में बढ़ता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में. ठीक है. और तो इसमें क्या है?
कि ALT भी बढ़ा हुआ है, तो ALT नॉर्मल होता है 55, इसका कुछ इतना होता नहीं सिग्निफिकेंस, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। पहला तो गोल्डस्टोन पढ़ते ही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। एंड एक्सप्लेन द लैब फाइंडिंग्स। क्या होता है कि हमारा मान लो स्प्लीन में हिमोलिसिस हो रहा है, हिमोलिसिस होके क्या होगा, आरबीसी से, आरबीसी में से हीम निकल जाएगा, हीम से बहुत सारे रिएक्शन होंगे और बिलीरुबिन बन जाएगा। अब ये सब कुछ तो हो रहा था स्प्लीन में, ये चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जो बिलीरुबिन है ये एल्बुमिन से बाउंड हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये जो है ये लीवर में जाएगा, लीवर में जाके ये कॉन्जुगेट हो जाएगा किसके साथ, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल के साथ, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, अब ये किस में हो रहा है कॉन्जुगेशन, लीवर में। अब ये लीवर से जाएगा बाइल डक्ट में, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, एंड बाइल डक्ट से क्या होगा, ये यूरोबिलिनोजन बना देगा। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द लैब फाइंडिंग्स में, तो लैब फाइंडिंग्स है क्या कि ये स्टेप हो रहा है, यहाँ तक सारा हो रहा है, कॉन्जुगेट भी हो गया, लेकिन इसी में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो यूरिन में नहीं जा पाएगा, वो यूरोबिलिनोजन नहीं बना पा रहा। लेकिन कॉन्जुगेटेड अब क्योंकि यूरिन में नहीं जा पा रहा, तो वो प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा है। और दूसरा, अगर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यूरिन में जा भी रहा है तो वो मतलब उसे जो कंपाउंड बनाना चाहिए था वो नहीं बना रहा, तो इसलिए डायरेक्ट बिलीरुबिन इज इंक्रीज्ड। एंड एक्सप्लेन, दूसरा क्या, व्हाट अदर बायोकेमिकल टेस्ट वुड यू गिव, तो पहला है कि हम यूरोबिलिनोजन चेक करवाएंगे, वो डिक्रीज होगा, एंड क्योंकि ये अकुमुलेट हो रहा है तो वो बाइल सोल्ट की फॉर्मेशन करेगा, सो बाइल सोल्ट विल बी हाई एंड यूरोबिलिनोजन विल बी लेस इन सीरम एंड यूरिन। उसके बाद है एसिड बेस की रिपोर्ट। तो इसमें देखो हमें क्या देखना होता है, पीएच तो अगर पीएच ज़्यादा है तो एल्कलोसिस, और अगर पीएच कम है तो एसिडोसिस। तो इसमें पीएच 7.9 है जो कि ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। दूसरा है PCO2। अगर PCO2 मतलब ज़्यादा कम होता है तो वो होता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, और अगर बाई कार्बोनेट ज़्यादा कम है तो वो होगा मेटाबॉलिक। तो इसमें PCO2 इज़ ऑलमोस्ट मतलब PCO2 नॉर्मल है 37 है, और बाई कार्बोनेट क्या है, ज़्यादा है, तो इसीलिए ये क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होगी, जब हमारी बॉडी से एसिड बाहर जा रहा है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ये किस में होगा, एक्सेसिव वॉमिटिंग में, क्योंकि वॉमिटिंग में क्या होता है, एसिड बाहर जा रहा है बॉडी से, तो अंदर क्या हो जाएगा, एल्केलिन एनवायरनमेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा पाइलोरिक स्टीनोसिस, की जो पाइलोरस, जो हमारा स्टमक है उसका जो पाइलोरस का वो है वाल्व है, वो काम ही नहीं कर रहा, तो वो बंद है, जिसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। सो नेम एनी वन ब्लड बफर, तो बाइकार्बोनेट बफर, प्रोटीन बफर, कुछ भी लिख सकते हो। फिर हमारा कि a 26-year-old female in the last trimester of pregnancy on the routine checkup tested positive for sugar in urine, लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ 80 मिलीग्राम परसेंट, लेकिन यूरिन में शुगर प्रेजेंट है, तो ये क्या होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। और हम यूरिन में शुगर को टेस्ट कैसे करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट से। और अगर इधर यूरिन नहीं लिखा होता, वैसे पूछा कि कैसे हम कंफर्म करेंगे, तो वो GTT कर्व से करेंगे, लैक कर्व हमें दिखेगा। सो व्हाट आर द कोजेस ऑफ ग्लाइकोज्यूरिया, क्योंकि प्रेगनेंसी में रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है। देखो उसके बाद हमारा आता है ये वाला कर्व, तो इसमें देखो क्या होता है, ये है हमारा सीरम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे हम प्रोटीन को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला तो एल्ब्यूमिन का पीक होती है सबसे बड़ी, एंड फिर एक अल्फा 1 की पीक होती है, फिर अल्फा 2, फिर बीटा। बीटा में 2 पीक्स होती है, बीटा 1 और बीटा 2। फिर होती है गामा। अब ये किसकी वजह से होती है, जो एल्ब्यूमिन है वो तो एल्ब्यूमिन की वजह से होगी। तो ये वाली पीक अगर छोटी है, मतलब एल्ब्यूमिन कम है हमारे सीरम में, तो वो क्या है कि प्रोटीन की इनटेक ही नहीं हो रही, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है प्रेगनेंसी या बर्न्स। और अगर प्रोटीन ज़्यादा है, मतलब ये वाली जो पीक है एल्ब्यूमिन की वो लंबी है, मतलब डिहाइड्रेशन है। फिर हमारा अल्फ़ा 1 क्या है, अल्फ़ा 1 इंक्रीज होता है इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और अल्फ़ा 1 किसकी वजह से आता है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से। अगर अल्फ़ा 1 की जो पीक है वो बहुत ही छोटी है, मतलब अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है।
उसके बाद आती है अल्फ़ा 2। सो अल्फ़ा 2 क्या है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, तो वो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज हो जाएगी। जो बीटा पीक है वो भी दो की बनी होती है, बीटा 1 बीटा 2। बीटा 1 इज़ ड्यू टू ट्रांसफेरिन और बीटा 2 इज़ ड्यू टू बीटा लाइपोप्रोटीन। ठीक है। उसके बाद हमारी गामा, गामा होती है इम्यूनोग्लोबिन की बनी होती है। बीटा और गामा के बीच में एक छोटा सा एरिया होता है जो होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए। तो ये बेसिक है। तो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन वाला चैप्टर भी था ना, उसमें भी सिर्फ यही चीज़ है, इससे सिर्फ फालतू कुछ नहीं है। अब इसके अलावा मतलब जब ये गामा पीक बढ़ जाती है, जब इम्यूनोग्लोबिन बढ़ जाते हैं, जैसे कि इसमें है, इसमें देखो ये भी नॉर्मल है, ये सारी नॉर्मल है, लेकिन इसमें गामा बढ़ी हुई है, मतलब इम्यूनोग्लोबिन बढ़े है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा की पैथोलॉजी क्या लिखनी है ये मुझे समझ नहीं आया था, मैं ढूंढ के भेज दूंगी। नॉर्मल सीरम रेंज प्रैक्टिकल फाइल से देखनी पड़ेगी, वो मैं देख के बता दूंगी, मैं भूल गई थी। हाँ, उसके बाद ये आता है हमारा कि 65-year-old फीमेल प्रेजेंट्स टू द क्लिनिक फीलिंग टायर्ड एंड फटीग ऑल द टाइम. She has also noticed an increasing problem with constipation despite adequate fiber intake. She is frequently cold when others are hot. Her skin has become dry and she noticed a swelling sensation in her neck area. तो हमें इतने से ही पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा. So on examination, she is afebrile with a pulse of 60 beats per minute. She is in no acute distress and appears in good health. She has an enlarged non-tender thyroid noted on her neck. तो अगर मतलब थायराइड एनलार्ज है तो क्या उसका हाइपोथायरॉयडिज्म है. हर रिफ्लेक्सेस आर डिमिनिश्ड एंड स्किन इज ड्राई टू टच. तो ये क्या हाइपोथायरॉयडिज्म. थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, टू मेंटेन अ बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो अगर थायराइड हार्मोन कम है तो मेटाबॉलिज्म विल डिक्रीज. सो हम कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे. अगर कोई थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर एक लिखना तो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट. तो TSH क्या आएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा आएगा और हाइपरथायरॉयडिज्म में कम आएगा. सो ट्रीटमेंट क्या होंगे, हम उन्हें कहेंगे कि आयोडीन के सप्लीमेंट्स देंगे और हाई आयोडीन डाइट. ये सीधा फ़ोन टेढ़ा करना पड़ेगा मतलब देखने के लिए, ये पता नहीं टेढ़ी कैसे हो गई. तो ये क्या है कि अ 12-year-old male from a maize eating population presented with chronic diarrhea. Parents complained he was confused and has a loss of memory, dementia. Examination showed dermatitis of skin exposed area, low levels of serum and red cell NADP and NADPH. तो देखो ये जो डी इन्होंने वो किया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बोल्ड में किया हुआ है. उसका क्या मतलब होता है, ये होती है हमारी नियासिन की डेफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं पेलेग्रा. तो पेलेग्रा के ही सिम्टम्स होते हैं 5D, जो कि होते हैं डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये तीन है उनमें से. तो देखो तब भी इन्होंने लिखा है कि NADP कम है, क्योंकि नियासिन का एक कोएंजाइम वो है फॉर्म NADP. तो ये क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, पेलेग्रा. सो व्हाई अ मेज रिच डाइट लीड्स टू दिस कंडीशन. तो मेज़ में क्या होता है, मेज़ में एक प्रोटीन होता है जो कि नियासिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, इसीलिए मेज रिच डाइट लीड्स टू दिस कंडीशन. सो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, हम नियासिन के सप्लीमेंट्स देंगे. उसके बाद है, ये तो देखो सेम है, हिस्ट्री ऑफ गोल स्टोन्स है, येलो डिस्कलरेशन एंड इचिंग ऑफ स्किन, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. हाँ, उसके बाद देखो अ चाइल्ड विद फीवर एंड रिजिडिटी वॉज एडमिटेड इन द मेडिसिन वार्ड. सो देखो जब भी क्वेश्चन में CSF लिखाएगा, his CSF sample shows glucose 20 milligram percent, protein 600 milligram percent, blood glucose and serum protein were normal. तो इसमें क्या है, CSF में कम है लेकिन ब्लड में दोनों चीज़ें सेम है, तो इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना, मतलब इसे वो कर लो, स्क्रीन को रोटेट, मुझे पता नहीं चल रहा मैं इसे कैसे ठीक करूँ. तो देखो ये होता है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन.
बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि उसमें CSF में ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है एंड जो प्रोटीन है प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। प्रोटीन क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर DNA है, वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो जो नेट अमाउंट है प्रोटीन की वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन बैक्टीरिया को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है फॉर एनर्जी, इसलिए ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है। तो प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बायोकेमिकल बेसिस यही है, और बस यही है इसमें। उसके बाद ये आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, जो मैं पहले बता रही थी कि स्पोर्ट नंबर 1 तो है कि टेस्ट दिया होगा, और स्पोर्ट नंबर 2 है ये इंस्ट्रूमेंट दिया होगा। उसके बाद देखो GTT कर्व, जैसे अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या है, फास्टिंग कितनी है 80 जो कि नॉर्मल है, और जो पीक है वो कितनी है 180 से कम जो कि नॉर्मल है, एंड ये वापस से नॉर्मल में आ गई, तो ये क्या है, ये नॉर्मल कर्व है। एंड दूसरा डिपेंड करता है अगर क्वेश्चन में, क्योंकि स्पोर्टिंग में तो चलो यही आएगा, अगर बाई चांस वाइवा में वो पूछ लेते हैं कि अगर इस पेशेंट के यूरिन में हमें ग्लूकोज मिल रही है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रीनल ग्लाइकोज्यूरिया, लेकिन फिलहाल ये क्या है, नॉर्मल कर्व है। इंडिकेशन हमने कर ली, क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री, प्रेगनेंसी, और इफ़ अगर उसकी ब्लड ग्लूकोज अगर उसका नॉर्मल है, मतलब अगर उसने सिम्टम्स है डायबिटीज़ मेलाइटस के, लेकिन उसके यूरिन में शुगर, लेकिन उसका जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है। सो हाउ मेनी आवर्स ऑफ फास्टिंग इज नीडिंग, 8 to 12 या 10 to 12। फिर ये वही है, आइडेंटिफाई द टेस्ट प्रिंसिपल पिछले क्लिनिकल। वाले का इंडिकेशन समझ नहीं आया। क्या? पिछले वाले का इंडिकेशंस वाला दोबारा बता देखो दो। इंडिकेशन है कि हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कौन से लोगों में करते हैं, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किस में करेंगे, पहला जैसे प्रेगनेंसी हो तो उसमें करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर उसे डायबिटीज़ के सिम्टम्स है तो वो असली डायबिटीज़ भी हो सकती है, प्रेगनेंसी में करेंगे। दूसरा, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ मेलाइटस की, उसमें हम GTT करेंगे। एंड तीसरा, अगर किसी को मतलब सिम्टम्स है डायबिटीज़ मेलाइटस के, लेकिन जब वो अपना ग्लूकोमीटर से पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज चेक करता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो ये 3 इंडिकेशंस होती हैं जिनमें हम GTT टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है। देखो उसके बाद हमारा कि 50-year-old मैन प्रेजेंटेड विद सीवियर पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द लेफ्ट बिग टो एट मिडनाइट। तो देखो ये एक ही कंडीशन में होता है, जब लेफ्ट बिग टो की हो जाए, वो होता है हमारा गाउट, मतलब यूरिक एसिड की अकुमुलेशन आफ्टर टेकिंग अ हैवी मील विद एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है, इस कंडीशन को प्रेसिपिटेट कर देता है। ही गेव नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा, ब्लड शुगर इज़ नॉर्मल, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, एंड ब्लड सीरम यूरिक एसिड भी इंक्रीज्ड है। तो डायग्नोसिस क्या है, गाउट। बायोकेमिकल बेसिस क्या है कि इसमें जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड की डिग्रेडेशन नहीं हो रही, तो वही इसका बायोकेमिकल बेसिस है कि यूरिक एसिड ऐसे जॉइंट्स में जाके अकुमुलेट हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम, गाउट की ड्रग थी एलोप्यूरिनोल। हाँ एलोप्यूरिनोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा दोबारा एसिड बेस की रिपोर्ट, तो देखो पीएच क्या है, डिक्रीज, तो मतलब ये क्या होगा, एसिडोसिस। PCO2 ज़्यादा है लेकिन बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, तो क्या होगा ये, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो कोस क्या है इस एसिड बेस डिसऑर्डर के, 1 मिनट रुपये मैंने लिखे हुए थे। एक तो लैक्टिक एसिडोसिस तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है, 1 मिनट। मैंने इसके 2 लिखे हुए थे, 1 मिनट रुको। हाँ इसका है जब हाइपोवेंटिलेशन होती है हमारी बॉडी में तो तब होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एंड वो कंडीशन होती है एम्फीसीमा और COPD। एंड वो क्या बफर क्या है, बाइकार्बोनेट बफर लिख सकते हैं, कार्बोनिक एसिड बफर लिख सकते हैं, फॉस्फेट बफर या प्रोटीन बफर। फिर है अ 2 week old infant was brought to emergency with history of convulsions. He was born with normal pregnancy and has taken normal feed.
The mother has observed a peculiar mousy odor. So mousy odor is a characteristic of phenylketonuria. The urine, when treated with FeCl3 test, resulted in characteristic green color, which indicated phenylpyruvic acid. So, identify the biochemical defect phenylketonuria. So, children affected by this disorder have a very fair skin. Why? तो जो हमारा फिनाइल अलानीन है, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेट होकर बनाता है टायरोसिन, ठीक है, और फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है, वही एंजाइम इसमें डेफिशिएंट है, ठीक है, लिख देते फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, तो वो क्या बनाएगा टायरोसिन, किससे, फिनाइल अलानीन से। और टायरोसिन क्या करता है, टायरोसिन बनाता है मिलानिन, मेलानिन। तो अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मिलानिन नहीं बनेगा। तो मिलानिन क्या होता है, पिगमेंट प्रोवाइडिंग टू द स्किन, तो इसीलिए इनकी क्या होती है, बहुत ही फेयर स्किन होती है। फिर ये वही एंजाइम इनहिबिशन का हो गया। अगर केएम, अब इसमें क्या वी मैक्स सेम है लेकिन केएम बढ़ गया, तो ये कौन सा होगा इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। केएम क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड गिव वन एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, मिथोट्रिक्सेट ड्रग आती है और एल्कोहल मिथेनॉल वाला आता है, तो वो वाले सारे इसमें एग्जांपल आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा, ये तो कर लिया, सेम था, क्या होगा इसमें, अच्छा नहीं ये अलग है। इसमें क्या है, इसमें वी मैक्स भी चेंज हो रहा है और इसमें के एम भी चेंज हो रहा है, तो ये होती है हमारी अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो के एम की डेफिनेशन वही हो जाएगी, और अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल होता है, ये मैं बताती हूँ, एक मिनट, तो याद नहीं आ रहा, अब एक मिनट से ही देख के बता। A newborn showed yellow discoloration of skin and conjunctiva within 24 hours of normal hospital delivery. The child was delirious and not taking feed. So जो lab finding है, total bilirubin increased है, indirect bilirubin increased है, and ALT भी ALT same normal है, ALT 55 तक होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। तो इसमें क्या न्यू बोर्न है, और तो इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, हिपैटिक इमेच्योरिटी होती है। तो जो हिपैटिक इमेच्योरिटी के कारण जो बिलीरुबिन है, अब देखो इनडायरेक्ट का मतलब अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा है, मतलब जितना अनकॉन्जुगेटेड बन रहा था वो सारा कॉन्जुगेट नहीं हो रहा। कॉन्जुगेशन का काम किसका होता है, लीवर का। तो जो न्यू बोन्स होते हैं उनका जो लीवर है वो इमेच्योर होता है, इसीलिए उनमें ये कॉन्जुगेट नहीं हो पाता। तो इसलिए ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। तो ये होगी एक्सप्लेन, सो हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, नो ट्रीटमेंट इज नीडेड। फिर a 62-year-old smoker male is on treatment for hypertension for past 8 years. Lately he complained of heaviness in chest on exertion. Angiography showed narrowing of coronary arteries. Biochemical reports show serum cholesterol high, HDL low, triglyceride high. So what is the probable diagnosis? Diagnosis क्या है, coronary artery disease, एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरलिपिडीमिया। क्या क्या, कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्योंकि नैरो है, एंड दूसरा कंप्लेंट ऑफ हैवीनेस, तो क्या है, इसे एंजाइना हुआ था। और फिर क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और नैरोइंग हो रही है, एंड क्योंकि लिपिड बढ़े हुआ है तो हाइपरलिपिडीमिया। So what complication may develop, myocardial infarction, and what treatment and lifestyle modification would you advise? तो क्या है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, रिप्लेस एनिमल ऑयल विद वेजिटेबल ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर्स, फिश ऑयल, ये सब कुछ उसे लेना चाहिए। एंड दूसरा ये तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ट्रीटमेंट क्या होती है, कौन से ड्रग देंगे हम, स्टेटिन, क्योंकि जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है, एंड लो डोज एस्पिरिन, ठीक है, सारा हमने वो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या है, ऐसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया, कॉम्प्लिकेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ट्रीटमेंट स्टेटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करेगी, लो डोज एस्पिरिन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, यूज वेजिटेबल ऑयल इंस्टेड ऑफ एनिमल ऑयल।
ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश ऑयल और फाइबर्स के इंटेक को बढ़ाना। और आता हमारा अ यंग अडल्ट कंप्लेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया एंड ब्लोटिंग। तो ये तो 3 ही कीवर्ड्स होते हैं किसके, लैक्टोज इंटॉलरेंस के। Since past 5 years, he observed that the symptoms occur shortly after taking milk or dairy product. So, what is the probable diagnosis? Lactose intolerance, biochemical basis, deficiency of enzyme lactase. So, what is the treatment? लैक्टोज फ्री डाइट प्रोवाइड करना, जो मिल्क है वो भी जो लैक्टोज फ्री फॉर्मुलेशंस होती है वो प्रोवाइड करना। उसके बाद फिर से हमारी एबीजी रिपोर्ट है, जो पीएच है वो कम है तो एसिडोसिस होगा। PCO2 क्या है, कम है, और बाइकार्बोनेट कम है। तो PCO2 उतना कम नहीं है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा कम है, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो आंसर क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके बाद व्हाट इज़ द कोज, कोज होता है हमारा लैक्टिक एसिडोसिस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ये तो नेम वर्ड ब्लड बफर, कार्बोनिक एसिड बफर। सो सेकेंड लास्ट ये क्या है कि अ 40-year-old मैन विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज फॉर 5 years developed nausea and vomiting. He had not taken insulin for 24 hours. On admission, he was unconscious with fruity smell in his breath. And random blood sugar is 500 mg/%. यूरिन में शुगर भी है, कीटोन बॉडीज भी है। सो ऑफ कोर्स डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, फ्रूटी स्मेल भी किसका फीचर है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। So what is your probable diagnosis? Diabetic ketoacidosis. List the biochemical investigation that should be done. ये मैं भी बताती हूँ। डाइटरी एडवाइस क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर इसमें ट्रीटमेंट है तो कि उसे इंसुलिन मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, इंसुलिन सही टाइम पे लेना चाहिए। एंड मैं इसका वो बताती हूँ, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड शुगर को चेक करेंगे एंड कीटोन बॉडीज़ को यूरिन में चेक करेंगे, जो कि इधर हो चुका है वो, लेकिन वो इसमें लिखना है। और तीसरा है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद है हमारा व्हाट इज़ द डाइटरी एडवाइस, तो कंट्रोल योर डाइट एंड टेक इंसुलिन इंजेक्शन रेगुलरली। फिर हमारा लास्ट कि a 3-year-old girl was referred to orthopedics department with history of frequently sustained fracture even with minor injuries, and there was a hearing loss, blue sclera, discolored bell-shaped teeth. So blue sclera is the feature of osteogenesis imperfecta. So what is the probable diagnosis? Osteogenesis imperfecta. So what is the biochemical defect? Deficiency of enzyme COL-A1 and COL-A2, which are collagen forming enzymes. So बस ये था, कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी इतने स्पोर्ट्स थे, 30 स्पोर्ट्स है, ये 28 पेज है, 29 और 30 वो है मतलब टेस्ट को आइडेंटिफाई करो, इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करो, तो वो पेज मैंने इसमें डाला नहीं। सारे स्पॉट्स इतने ही है बस? ग्रुप पे तो इतने ही आए थे 30। अच्छा ओके। बाकी और कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलिए एक बार ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? हाँ भेज दूँगी। और अपनी मुझे वो बताना था कि जो तुमने बोला था ना कि जॉइंडिस है वो फिजियोलॉजिकल है, जब 24 की आवर की मतलब कम टाइम में आता है तो वो पैथोलॉजिकल हो जाता है। इस वाला, अरे ये जो ग्रुप पे था ना, जो सीनियर ने मुझे उसके आंसर भेजे थे, मैं तो वही बताए। कौन सा था, एक मिनट रुको। एक मिनट ढूंढती हूँ। ये न्यूबॉर्न, अच्छा विद इन 24 आवर्स। ये वो था ना जो सीनियर्स ने आंसर भेजे थे ना, उसमें सेम क्वेश्चन यही स्पोर्ट्स थे,
तो उन्होंने जो आंसर बताया था मैंने वही बताया, लेकिन ये मैं देख देती हूँ फिर बता दूंगी। ठीक है, और कोई डाउट है? ये मैं बता दूंगी। तो 2 चीज़ें बतानी है, वो मैं अभी ग्रुप पे भेज दूंगी बता के। ठीक है, चले। थैंक यू। वेलकम।